गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम एक पोएम स्टार्ट कर रहे हैं और जो पोएम का नाम है एज यू ऑल सीन ऑन योर स्क्रीन एज वेल। पोएम का नाम आएगा लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। और साथ ही यहाँ पर स्क्रीन पर एक चीज़ और भी लिखी हुई है, सोनेट 116। ओके, इट मीन्स क्या है यहाँ पर, अगर मैं लेट मी नॉट टू द मैरिज को अगर सोनेट 116 से भी सिग्निफाई करूँ तो वो करेक्ट है। ठीक है, एक्चुअल में ये जो पोएम है इट वॉज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। पोएम लिखी है विलियम शेक्सपियर ने एंड ही वॉज मेनली फेमस फॉर राइटिंग सोनेट्स। सोनेट्स लिखने के लिए विलियम शेक्सपियर काफ़ी फेमस रहे हैं। आई थिंक इन्होंने 154 सोनेट्स लिखे हैं, जिसमें से 116 जो सोनेट है 116 जो सोनेट है उसका नाम है लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। ओके, विलियम शेक्सपियर जो है ही वॉज मेनली फेमस फॉर राइटिंग सोनेट्स एंड अराउंड 154 जो है उन्होंने सोनेट्स लिखे, जिसमें से जो 116 जो सोनेट है उसकी जो मेन थीम जो आ रही है, उसके अंदर जो मेन फोकस जो आ रहा है वो ट्रू लव के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, बट बिफोर डिस्कसिंग एनीथिंग अबाउट पोएम आई वॉन्ट टू टेल समथिंग अबाउट अ पोएट। ओके, मैं पोएट के बारे में आप सब स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगी कि विलियम शेक्सपियर के बारे में मेनली क्या चीज़ जो है हाईलाइट होती है। सबसे पहली चीज़ तो ये है, विलियम शेक्सपियर जो है ही वॉज वन ऑफ द फेमस इंग्लिश पोएट एज वेल एज इंग्लिश प्ले राइट। ओके, बहुत अच्छे इंग्लिश पोएट भी थे ये एंड प्ले राइट भी रहे हैं ये। और जो इनका जो मेन फोकस था हमेशा यही रहा था कि सोनेट्स लिखने हैं, सोनेट्स का इनका मेन रहा था। पर जो सोनेट्स है वो सोनेट्स होता क्या है ये भी बता देते हैं आपको। सोनेट्स क्या है, इट्स जस्ट अ कंपाइलेशन ऑफ रोमांटिक पोएम्स। ओके, सोनेट्स क्या होता है, एक कंपाइलेशन होता है रोमांटिक पोएम्स का। और जो विलियम शेक्सपियर है ही वॉज बोर्न ऑन 1564 एंड डाइड ऑन 1616। ओके, 1564 एंड डाइड ऑन 1616। कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स, जब लॉन्ग क्वेश्चंस आ जाते हैं ना पोएम से रिलेटेड, तो दैट विल बी वेरी असेंशियल टू राइट समथिंग अबाउट अ पोएट। पोएट के लिए कुछ ना कुछ लाइंस लिखनी बहुत ज़रूरी हो जाती है। या ऐसा कहो कि अगर लॉन्ग क्वेश्चन है तो अगर हम स्टार्टिंग विलियम शेक्सपियर से करते हैं, पोएट के बारे में कुछ बताते हैं, ही वॉज फेमस पोएट, इंग्लिश पोएट एज वेल एज फेमस प्ले राइट, ही वॉज बोर्न ऑन 1564 एंड डाइड ऑन 1660। द मेन फोकस फॉर हिज राइटिंग इज सोनेट्स एंड अराउंड 154 सोनेट्स ही हैज रिटन। ओके, अगर इतना भी आप लिख देते हैं ना दैट विल बी वेरी वेरी इम्प्रेसिव, बहुत इम्प्रेसिव हो जाता है उस चीज़ को के लिए। अब नेक्स्ट आता है कि इस पोएम के अंदर मेन आइडिया क्या है, किसके बारे में इसके अंदर बताया गया है। ओके, अब जो इसके अंदर जो मेन फोकस दिया गया है वो सब्जेक्ट जो है इस पोएम का वो है लव। अगर मैं कहूँ कि इसकी थीम क्या है, सब्जेक्ट क्या है, वो इसकी थीम है लव, या ये कहो सेंट्रल थीम ये है कि लव बियर्स ऑल। ठीक है, सब्जेक्ट कहेंगे आप, फर्स्ट पॉइंट मैं बना रही हूँ, सब्जेक्ट जो मेन है इनका वो है लव, मतलब लव के बारे में इस पोएम में हम पढ़ेंगे। और सेकेंडली इसके अंदर हम ये भी कहेंगे कि जो लव है दैट बियर्स ऑल, मतलब जितनी भी प्रॉब्लम्स है, जितने भी हर्डल्स हैं, इट नेवर शेकन्स, इट नेवर फेल्स। कभी भी ये ना तो शेकन होता है ना फेल होता है, सब कुछ जो है अनकंडीशनली जो है ये बियर कर लेता है लव। ओके, अब आती है स्टार्टिंग, मतलब इस पोएम में जैसे मैंने आपको बताया ही कि लव के बारे में बताया गया है। लव के बारे में उन्होंने ये भी कहा है कि ये अनकंडीशनली हर प्रॉब्लम को, हर हर्डल्स को ये फेस करता है। तो इसी के साथ ही विलियम शेक्सपियर ने भी अपनी पोएम स्टार्ट की। उन्होंने जब अपनी पोएम लिखनी स्टार्ट की ना तो उन्होंने स्पेशली कहा ही कि लव के एटर्निटी पर उन्होंने मेनली फोकस किया। उन्होंने ये कहा कि जो लव जो है वो एटर्नल है, लव की जो हाइट है उसको मेजर नहीं किया जा सकता।
ठीक है। एंड इट नेवर शेकन, इट नेवर फेड एट ऑल, ना कभी ये शेक होता है, हिलता है, और ना ही कभी ये फेड होगा विद द पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है। और यही सारी बातें हम इन लाइंस में भी, हम जब एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं तो हम यही पढ़ते हैं, ठीक है। अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ ये पोयम, लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन। फर्स्ट लाइन जो है आपकी है, लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स एडमिट इम्पेडिमेंट्स। सबसे पहले हम इतना ही करेंगे कि इसमें कहा क्या हुआ है, और जो स्टार्टिंग आ रही है उसमें यही आएगा, लेट मी से करो और एक साथ ही साथ इसको जोड़ो, एडमिट इम्पेडिमेंट्स को, ठीक है। अब इसके अंदर ये कहा गया है, जो विलियम शेक्सपियर है, ही वॉन्ट्स टू से दैट, वो ये कहना चाहते हैं कि उन्हें नहीं लगता, लेट मी नॉट, नॉट भी आप साथ में लेना, कि उन्हें नहीं लगता कि जो ट्रू लव होता है वो क्या कहते हैं, मतलब he want to say that, he wants to say that I don't want to accept that anything can come, भी कुछ भी आ सकता है बिटवीन ट्रू लव, भी सच्चे प्यार के बीच में कुछ भी आ सकता है, आई डोंट थिंक सो, अकॉर्डिंग टू विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर ये कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि ट्रू लव, जो ट्रू माइंड्स जो हैं, ट्रू इंडिविजुअलिटी है, उनके पाथ पर, उनके रास्ते में कभी कोई प्रॉब्लम आ सकती है या कभी कोई हर्डल आ सकता है, ठीक है। इनका वन बाय वन मीनिंग भी देख लीजिए। एडमिट का मतलब होता है एक्सेप्ट करना, कुछ मानना, और इम्पेडिमेंट का मतलब होता है हर्डल्स, प्रॉब्लम्स। जब मैं इन 4 to 5 वर्ड्स को ज्वाइन करती हूं तो इसका मतलब क्या आ रहा है, लेट मी नॉट टू, मतलब अगर इन वर्ड्स को ले रही हूं और नेक्स्ट मैं नीचे स्टार्ट करती हूँ एडमिट इम्पेडिमेंट्स, तो इसके अकॉर्डिंग विलियम शेक्सपियर ये कहते हैं कि मुझे नहीं लगता, या ये इस बात को मैं एक्सेप्ट नहीं करता, कि मैं ये नहीं मानता कि जो ट्रू माइंड्स हैं, जो ट्रू लव जो है, ट्रू इंडिविजुअलिटी जो है, उनके रास्ते में कोई प्रॉब्लम भी आ सकती है। इफ़ दे आर ट्रू, इफ़ देयर लव इज़ ट्रू, दैट मीन्स दे कैन ईजिली फेस ईच एंड एवरी प्रॉब्लम। अगर वो सच्चे प्रेमी हैं, सच्चा प्यार करने वाले दो इंसान हैं, तो उनके रास्ते में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, इसको एक बार एक मोमेंट के लिए आप अलग रखिए। लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स एडमिट इम्पेडिमेंट्स, मतलब अगर मैं इनको ज्वाइन करती हूँ तो ये आएगा कि आई डोंट एक्सेप्ट दैट देर इज एनी प्रॉब्लम, देर इज एनी हर्डल्स ऑन द पाथ ऑफ या बिटवीन द बॉन्डिंग ऑफ अ ट्रू लव और अ ट्रू माइंड। मुझे नहीं लगता कि सच्चे प्यार करने वाले या जो सच्चे प्रेमी हैं, जो ट्रू लवर्स हैं, उनके रास्ते में, उनके पाथ पर कभी भी कोई प्रॉब्लम आएगी। ओके, नेक्स्ट स्टार्ट कर रही हूं मैं। लव इज नॉट लव विच अल्टर्स व्हेन इट ऑल्ट्रेशन फाइंड्स, प्यार वो प्यार ही नहीं है विच ऑल्टर्स, ऑल्टर्स होता है चेंज होना, जो चेंज हो जाए, ऑल्टर्स का मतलब होता है चेंज होना। When it alteration find, जब कभी भी वो कोई बदलाव देखता है अपने लवर में, या कोई टफ सिचुएशन आती है, टफ टाइम आता है, तो ऐसा नहीं है कि वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। या फिर ये कहो, लव इज नॉट टाइप ऑफ ट्रू लव इफ इट चेंजेस व्हेन थिंग्स गेट टफ, ठीक है। अगर चीज़ें जो है टफ होती जा रही है और वो ट्रू लव अगर अपने आप में, वो लव अगर अपने आप में बदलाव कर लेता है, दैट मीन्स इट इज नॉट अ ट्रू लव। ओके, लव इज नॉट लव विच ऑल्टर्स व्हेन इट ऑल्ट्रेशन फाइंड, प्यार वो सच्चा प्यार ही नहीं है, सच्चा प्यार वैसा नहीं है जो बदल जाता है अगर वो अपने लव्ड वंस में, अपने पार्टनर में कोई ऑल्ट्रेशन पाता है। ऑल्ट्रेशन का मतलब कोई चेंजेस पाता है, या अपने पार्टनर में कोई उसने टफ टाइम देखा है, टफ सिचुएशन देखी है, अपने पार्टनर के साथ उसने कोई टफ सर्कमस्टांसेस देखे हैं, तो उन सर्कमस्टांसेस को देखकर वो अगर लव चेंज हो जाता है तो दैट मीन्स इट इज नॉट अ ट्रू लव। ओके, और बेंड्स विद द रिमूवर टू रिमूव, और बेंड्स का मतलब झुक जाना, या अपने आप को एक तरह से
फिनिश कर मतलब हाइड हो जाना, छिप जाना। एक तरह से मैं यहाँ पर हाइड वर्ड लूंगी। बेंड का मतलब होता है झुकना, मुड़ना, झुक जाना या छिप जाना। कब? विद द रिमूवर, टू रिमूव। अगर मेरा पार्टनर जो है किसी मतलब जो लव्ड वन है मेरा, सर्कमस्टांसिस के अकॉर्डिंग, सिचुएशंस के अकॉर्डिंग प्रॉब्लम्स कुछ ऐसी आई उनके रास्ते में कि वो हट गए, रिमूव हो गए, या जो उनका पाथ था ट्रू लव का वहाँ से वो उन्होंने अपनी डायरेक्शन बदल ली, तो जो सामने वाला पर्सन है अगर उसने भी अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली, इट मीन्स दे बोथ आर नॉट इन अ ट्रू लव। दोनों के दोनों जो है सच्चे प्यार में थे ही नहीं है। ओके, आई होप आपको ये फर्स्ट 4 लाइन्स आसानी से समझ में आ गई होंगी। बी फर्स्ट जो लाइन है ना उसके अंदर मेनली विलियम शेक्सपियर यही कहते हैं कि मैं नहीं मानता कि उनके रास्ते में या उनकी जब मैरिज है, उनकी बॉन्डिंग है, मैरिज का यहाँ पे मैं बॉन्डिंग भी ले सकती हूँ कि उनकी जो ट्रू माइंड्स, ट्रू लवर्स, मैरिज को यहाँ पर आप बॉन्डिंग भी कर सकते हो कि जो उनकी बॉन्डिंग जो है ट्रू लवर्स की, ट्रू माइंड्स का मतलब है इधर ट्रू लवर्स की जो बॉन्डिंग है, उनकी बॉन्डिंग नहीं होंगी अगर वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कोई प्रॉब्लम को, या अगर क्या कहते हैं प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करके अपना रास्ता बदल लेते हैं। बल्कि ट्रू लवर्स तो वो तब बनेंगे अगर वो उन प्रॉब्लम्स को बोल्डली फेस करते हैं। ओके, नेक्स्ट उन्होंने कहा लव इज नॉट लव विच ऑल्टर्स व्हेन इट ऑल्ट्रेशन फाइंड्स। और ट्रू लव वो ट्रू लव नहीं है विच चेंजेस वेन एवर दे फाइंड्स एनी चेंजेस इन द लव्ड वंस और इन हिज और हर पार्टनर। अगर अपने लव्ड वन में या अपने साथी में कोई वो बदलाव देखता है और खुद भी बदल जाता है तो दैट मीन्स ही और शी इज नॉट अ ट्रू लवर। ओके, लास्ट है और बैंड्स विद द रिमूवर, टू रिमूव। और झुक जाना, छिप जाना, हट जाना उस रास्ते से, जैसे ही सर्कमस्टांसिस के अकॉर्डिंग अगर किसी सामने वाले ने भी अपना पाथ चेंज कर लिया है। ठीक है, अब जब मैं नेक्स्ट 4 लाइंस करवा रही हूँ उसके अंदर जो मेन जो लव के लिए उन्होंने मेटाफर दिया है, मैं आपको एक साथ साथ एक चीज और भी समझा देती हूँ। लुक एट हियर, एक्चुअल में लिटरेरी डिवाइसेस होती हैं या फिगर ऑफ स्पीच होती है मेटाफर। आपने हिंदी में भी सुना होगा जब हम अलंकार करते हैं तो उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार। इन द सेम वे इंग्लिश में भी ऐसा ही होता है, मेटाफर होता है और एक सिमिली होता है, काफ़ी होते हैं। एट प्रेजेंट मैं आपको सिर्फ यही दोनों बताना चाहूँगी। इन दोनों में ही कंपैरिजन होता है, इन दोनों में ही तुलना होती है। ठीक है, किसी के साथ तुलना की जाती है, बट इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि सिमिली में जब हम किसी के साथ किसी की तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तो वो हमें इजीली सीन होता है, हमें समझ में आता है, साफ साफ दिखाई देता है। या यूँ कहिए कि वहाँ पर वर्ड लगते हैं एज या लाइक, भी वो पर्सन उस तरीके से है, वैसे दिखता है, इस तरीके से हमें कंपैरिजन साफ साफ समझ में आता है। दैट मीन्स वहाँ पे सिमिली यूज हुआ है। बट अगर मेटाफर की बात करती हूँ तो मेटाफर में इन बिल्ट कंपैरिजन होता है, हमें वो दिखता नहीं है, हमें वो समझना पड़ता है। ओके, और दूसरी चीज सिमिली में जो वर्ड एज और लाइक यूज होते हैं, मेटाफर में वो वर्ड यूज नहीं होते। तो ऐसे ही जब हमने पोएम स्टार्ट की तो पोएम में भी यही चीज आ रही है। पोएम की जो आगे 4 लाइंस है, 4 लाइंस में लव का कंपैरिजन किया गया है एक लाइट हाउस के साथ। ठीक है, ट्रू लव का जो कंपैरिजन है वो कंपैरिजन किया गया है एक लाइट हाउस के साथ। अब आई होप आप सब स्टूडेंट्स को पता हो, बट फिर भी मैं आपके कंफर्ट जोन के लिए बता देती हूँ कि लाइट हाउस होता क्या है। कई बार आपने देखा होगा जब हम सी में या समुद्र में जाते हैं ना, तो मीनवाइल एक लाइट हाउस एक बिल्डिंग सी होती है जो जिसकी जो लाइट्स है, जिसकी रोशनी जो है चारों डायरेक्शंस में जा रही होती है, और एट द सेम टाइम जो लाइट हाउस जो है नॉर्थ डायरेक्शन में होता है। तो इससे जितने भी सी वॉयेजर्स हैं उनके लिए बड़ा इजी हो जाता है, वहाँ की जो समुद्री यात्री है या जितने भी लोग हैं उनके लिए इजी हो जाता है समुद्र में डायरेक्शन को ढूंढना या सर्च करना, कि जो लाइट हाउस है वो हमेशा जो है नॉर्थ डायरेक्शन में ही होता है।
ठीक है, तो कह सकते हैं जैसे पोल स्टार जो है आसमान में हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में रहता है, इन द सेम वे ट्रू लव की भी यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है लाइट हाउस के साथ। ओके, अब जब ट्रू लव को कंपैरिजन किया गया तो ऑब्वियस सा है कि ट्रू लव के लिए यहाँ पर कहा गया कि जो ट्रू लव है वो एक एवर फिक्स्ड मार्क है। ट्रू लव क्या है? एक एवर फिक्स मार्क है, एवर फिक्स्ड मार्क, या ये कह सकते हैं कि ये गाइडिंग स्टार भी है। सॉरी फॉर इट, गाइडिंग स्टार। जैसे कि पोल स्टार होता है ना, पोल स्टार को देख के हमें पता लगता है कि ये नॉर्थ डायरेक्शन है, इन द सेम वे ये गाइडिंग स्टार है, या डायरेक्शनल स्टार भी मैं कह सकती हूँ, डायरेक्शनल स्टार। ये सब कुछ मैं ट्रू लव के लिए हमने यहाँ पर यूज किया है, मतलब एक मेटाफर यूज किया है। लाइंस को हमें समझना है, जो आगे मैं 4 लाइंस करवाऊंगी, और हमें साफ साफ उसमें मेटाफर इस तरीके से दिखेगा कि कंपैरिजन किया है सच्चे प्यार का ध्रुव तारे के साथ या लाइट हाउस के साथ। ओके, यस। ओ नो, इट इज एन एवर फिक्स्ड मार्क। यह तो एवर मतलब हमेशा के लिए परमानेंटली फिक्स्ड है, मार्क है, जो कभी भी दैट लुक्स ऑन टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट होता है तूफान, टेम्पेस्ट का मतलब क्या होता है? स्टॉर्म, तूफान। एंड इज नेवर शेकन, और कभी भी हिलता नहीं है, कांपता नहीं है, चेंज नहीं होता, अनचेंज नहीं होता। तो यहाँ पर अगर मैं ट्रू लव को ये कहती हूँ कि कांपता नहीं है, तो कांपना की जगह इसका एक्चुअल मीनिंग है कि वो अनचेंज्ड है, चेंजेबल नहीं है। ट्रू लव वो अनचेंज है, चेंजिंग है। ओके, अनचेंजिंग। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि जिस तरीके से लाइट हाउस जो है समुद्र में कितने भी तूफान क्यों ना आ जाए, वो कभी भी शेकन नहीं होता, कंटिन्यूसली सी में आने वाले जितने भी वॉयेजर्स हैं उन्हें डायरेक्शन देता है कि ये नॉर्थ डायरेक्शन है। इन द सेम वे जो ट्रू लव भी है, हम सब जितने भी हम ह्यूमन बीइंग्स जो हैं कहीं ना कहीं हमें डायरेक्शंस देते हैं, हमारे लिए आइडल्स बने हुए हैं, हमारे लिए आदर्श बने हुए हैं। हम जैसे कहते भी है हीर और रांझा की तरह सच्चा प्यार। इन द सेम वे वही चीज कही गई है कि जो ट्रू लव है दैट कैन नेवर, ना ही वो कभी शेकन होगा, ना ही कभी वो अनचेंज होगा। इट ऑलवेज रिमेन्स परफेक्ट एंड इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोजिशन। ओके, नेक्स्ट है फर्स्ट 2 लाइन में तो कंपैरिजन किया ट्रू लव का लाइट हाउस के साथ। आगे की 2 लाइंस में करवा रही हूँ। इट इज द स्टार, मतलब ट्रू लव जो है एक पोल स्टार भी है, एक तारा भी है, ध्रुव तारा भी है। किसके लिए? टू एवरी वॉन्डरिंग बाग। तो यहाँ पर आप ध्यान से सीखिएगा, वॉन्डरिंग बाग का मतलब यहाँ पर क्या कहा गया है? वॉन्डरिंग का मतलब होता है भटकना, ठीक है, और बाग वर्ड यूज किया गया है यहाँ पर शिप के लिए, ठीक है। तो मतलब वॉन्डरिंग बाग का मतलब है जो समुद्र में लॉस्ट शिप हो जाती है ना, ऐसी शिप जो अपना रास्ता खो बैठती हैं, उनके लिए वॉन्डरिंग बाग वर्ड यूज किया गया है इधर, ठीक है, लॉस्ट शिप। नेक्स्ट है whose worths unknown, जिसकी वैल्यू, whose किसके लिए यूज किया है? ट्रू लव के लिए। whose का मतलब होता है जिसकी, तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? सच्चे प्यार की बात हो रही है। whose worth, worth मतलब वैल्यू, जिसकी वैल्यू, तो जिसके जो मूल्य है उसको तो हम नहीं नाप सकते, उसका हम जायजा नहीं ले सकते, ठीक है। वर्थ का मतलब होता है वैल्यू, पर फिर भी, ऑल्दो का मतलब होता है फिर भी, फिर भी, ऑल्दो का मतलब क्या है? फिर भी। मैं यहाँ पे साथ साथ मेंशन भी कर रही हूँ और बोल भी रही हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो कोई भी। ऑल्दो हिज हाइट बी टेकन, पर जो उसकी हाइट है, उसका जो बड़प्पन है, उसकी जो मैच्योरिटी है, ठीक है, उसका जो वेटेज है, वो बहुत ही उसको ज़रूर हम समझ सकते हैं, जान सकते हैं। जैसे आज भी किसी ना किसी पर्सन के जो है एग्जाम्पल दिए जाते हैं, जैसे शाहजहां ने अपनी वाइफ के लिए ताजमहल बनाया, तो इस तरीके से आज भी उनके एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं। दैट मीन्स उनका बड़प्पन, उनकी हाइट जो है आज भी समझी जा सकती है, ठीक है।
आई होप ये भी 4 लाइन्स आप स्टूडेंट्स को क्लियर होगी। अब मैं नेक्स्ट स्टार्ट कर रही हूँ। अब जो नेक्स्ट जो 4 लाइन्स आ रही है, इन नेक्स्ट 4 लाइन्स में हमें ये कहा गया है कि जो ट्रू लव है ना, वो दैट कैन हम ये कह सकते हैं कि जो इट इज नॉट कम अंडर द पावर ऑफ टाइम। जो मेन आइडिया है ना इन 4 लाइनों का, वो 4 लाइनों का ये है कि ट्रू लव पर ना टाइम का कोई असर नहीं होता। चाहे घंटे बीत जाए, दिन बीत जाए, रातें बीत जाए, साल बीत जाए, whatever, but true love can never be changed. It is not a time's fool. ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स की फिजिकल ब्यूटी चेंज हो सकती है, उनके रोजी लिप्स और जो चीक्स है वो फेड हो सकते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, बट जो ट्रू लव है इट कैन नेवर बी चेंज्ड, इट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अपनी जो क्या कहते हैं रोशनी है, लाइट है, वो हमेशा जो है चारों डायरेक्शन में उसने हर जगह स्प्रेड ही की है। तो मैं कह सकती हूँ ट्रू लव इज नॉट अ प्रे टू टाइम, ठीक है, या ये कह सकती हूँ इट इज नॉट कम अंडर द इम्पैक्ट ऑफ टाइम, इट इज नॉट कम अंडर द इफेक्ट ऑफ टाइम, इट इज नॉट कम अंडर द कंट्रोल ऑफ टाइम। टाइम के अंदर नहीं आएगा, या यूं कहूँ इट इज नॉट द टाइम्स फूल। तो यही से स्टार्टिंग कर रहे हैं हम। लव इज नॉट टाइम्स फूल। जो सच्चा प्यार है वो समय के हाथों की कठपुतली नहीं है, उसके समय के हाथ से वो मूर्ख नहीं बनता, बेवकूफ नहीं बनता। दो का मतलब हालांकि जो रोजी लिप्स है, जो रोजी चीक्स है, मतलब जो ब्यूटी है वो फेड्स हो जाती है टाइम के अकॉर्डिंग, वो बदल जाती है। और कैसे बदल जाती है? विद इन इज बैंडिंग सिकल्स कंपास कम। तो यहाँ पे बैंडिंग सिकल्स कंपास कम का मतलब यहाँ पर क्या है कि जो एक तरह से सिकल होता है, एक एग्रीकल्चर में एक इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, ठीक है। तो उन्होंने ये कहा है कि जो रोजी लिप्स और जो चीक्स है ना, उन पर भी सिकल का कहीं ना कहीं बैंडिंग सिकल का इफेक्ट पड़ सकता है, ठीक है, वो भी उसके दायरे में आ सकते हैं। बट जो ट्रू लव है दैट कैन नेवर बी चेंज्ड इन द हैंड्स ऑफ टाइम, वो टाइम के हाथों कभी भी नहीं बदलता। और साथ ही साथ एक चीज और भी मैं बताना चाहूंगी, कई बार ऐसा होता है जब हम पोएम्स पढ़ते हैं ना, साथ साथ काफी मीनिंग्स निकल कर आते हैं उसके, है ना। तो इन द सेम वे यहाँ पर अगर मैं देखूं तो एक वर्ड यूज हो रहा है कंपास। कंपास को भी मैं दूसरे वर्ड्स में बता सकती हूँ कि जो विलियम शेक्सपियर ने बताना चाहा होगा कि विलियम शेक्सपियर ऐसा भी तो कह सकते हैं, जैसे कंपास होते हैं जो हम मैथ्स के ज्योमेट्रिकल में यूज भी करते हैं कंपास, कि आपने उसमें देखा होगा कि एक पॉइंट सेंटर में रहता है और दूसरा पॉइंट सर्कल लेता है, ठीक है। मतलब एक पॉइंट जो है स्टेबल है और एंड ओनली फॉर दैट वन रीजन, अगर वो स्टेबिलिटी है उसमें एक पॉइंट में, तभी जो है जो दूसरा पर्सन है, दूसरी जो उसकी साइड है, वो अपना टास्क जो है कंप्लीट कर पाते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से तो ट्रू लव होते हैं, ट्रू लवर्स होते हैं, ट्रू पार्टनर्स होते हैं। ट्रू पार्टनर्स मतलब वही ट्रू पार्टनर्स हैं जिसके अंदर प्रोस्पेरिटी हो, एक दूसरे को ग्रो करने की प्रॉपर अपॉर्चुनिटी दी जाए, या इट इज जस्ट लाइक अ बॉन्ड ऑफ सपोर्ट, हमें सपोर्ट मिले। जो लव जो है हमें सस्टेनेबिलिटी देता है, हमें स्थिरता देता है, हमारी इच्छाओं को पूरा करता है कहीं ना कहीं ट्रू लव। तो अगर मैं कंपास से भी कंपैरिजन करूं तो ट्रू लव हुआ कि एक पार्टनर इधर अगर एक पॉइंट पर खड़ा है तो तभी तो सेकंड वन पार्टनर अपना टास्क कंप्लीट कर पाया, ठीक है, कंपास की तरह। तो यहाँ पर दोनों ही बातें कही है कि जो ट्रू लव जो है इट इज नॉट कम अंडर द कंट्रोल ऑफ टाइम। फिर ये बात कही गई कि जो रोजी लिप्स एंड चीक्स है दैट कैन नेवर कम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ बैंडिंग सिकल्स, कम मतलब वो उसके प्रभाव में कभी भी नहीं आते, ठीक है। थर्ड लाइन स्टार्ट करवा रही हूँ। लव ऑल्टर्स नॉट विद हिज ब्रीफ आवर्स एंड वीक्स। प्यार वो नहीं है जो बदल जाए, ऑल्टर्स का मीनिंग मैंने पहले भी बताया था, जो बदल जाए विद हिज ब्रीफ आवर्स एंड वीक्स, अपने थोड़े से घंटे और हफ्तों के साथ, ठीक है। बट बियर्स इट आउट, बल्कि ये तो हमेशा ही रहता है। बियर्स इट आउट का मतलब क्या है? ये तो कंटिन्यूटी रहती है, ये हमेशा ही रहेगा। कब तक? टू द एज ऑफ द डूम। एज ऑफ द डूम का मतलब क्या आएगा यहाँ पर? कयामत तक, जब तक दिन ना खत्म हो जाए, पूरी धरती ना मतलब पूरा विनाश ना हो जाए, डूम्स डे एक लाइन ऐसी बोली भी जाती है। एज ऑफ द डूम का मतलब होता है कयामत की रात तक,
ऐसा एक फ्रेज यूज हुआ करता है। एज ऑफ द डूम का मतलब है डूम्स डे, जिसका मतलब है कयामत की रात तक, सॉरी। एंड बियर्स इट आउट का मतलब है टिका रहता है, ठीक है, टिका रहना। नेक्स्ट करवा रही हूँ, लास्ट 2 लाइंस है। इफ दिस बी एरर, और अगर जो भी मैंने स्टेटमेंट दी, जो भी मैंने डिक्लेरेशन किया, जो भी मैंने घोषणा की, विलियम शेक्सपियर कहते हैं ये वर्डिंग्स अपनी, विलियम शेक्सपियर कहते हैं कि मैंने जो भी डिक्लेयर किया, जो भी मैंने घोषणाएं की, अगर ये कुछ भी गलत है, अगर मैंने सही नहीं कहा, मेरी स्टेटमेंट जो है वो गलत हो रही है, इफ दिस बी एरर, गलती है, अपॉन मी प्रूव्ड, तो साबित करके दिखाओ मुझे, और अगर ये साबित हो जाता है तो आई नेवर रिट, तो मैं कभी भी नहीं लिखूंगा, एंड नॉर नो मैन एवर लव्ड, और ना ही इस धरती पर कोई पर्सन किसी से प्यार करेगा। तो उन्होंने एक तरह से अपनी स्टेटमेंट के लिए अपना डिक्लेयर किया है कि अगर मुझे प्रूव कर देते हो कि मैं गलत हूँ, तो दैट मीन्स वो कभी भी नेवर हैव रिटन अ सिंगल वर्ड एंड नो मैन कैन एवर हैव बीन इन लव, कोई भी पर्सन जो है प्यार में भी नहीं रहेगा, ठीक है। आई होप आप सब स्टूडेंट्स को समझ में आ गया होगा। बस मेन फोकस इसके अंदर यही ध्यान रखना कि ट्रू लव की क्वालिटीज़ के बारे में बताया गया है। इट इज़ परफेक्ट, इट इज़ अ गाइडिंग स्टार, डायरेक्शनल स्टार, अनचेंजेबल, एटर्निटी को बताया गया है, सपोर्टिंग सिस्टम है, ट्रू लव जो है सपोर्ट करता है, सस्टेनेबिलिटी देता है हमें, सब कुछ ट्रू लव के बारे में है इसमें, क्लियर। साथ ही मैं इसकी कुछ थोड़ी सी राइमिंग स्कीम भी बताना चाहूँगी जो बहुत ज़रूरी है और आप सब स्टूडेंट्स के लिए करनी भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब राइम स्कीम जो है इसकी, ये राइम स्कीम आ रही है, पहले मैं यहाँ नीचे मेंशन कर देती हूँ कि राइम स्कीम है क्या, फिर मैं आपको समझाती हूँ कि हमको राइम स्कीम निकालनी कैसे है। बट बिफोर दैट एक चीज़ और भी बताना चाहूँगी। मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात मेंशन करनी रह गई थी, आपको अब बता देती हूँ कि जो विलियम शेक्सपियर है ना, वो हमेशा लिखते हैं आइम्बिक पेंटामीटर में। आइम्बिक पेंटामीटर, आइम्बिक पेंटामीटर होता है मीटर कि एक तरह से 14 लाइंस होती हैं उसमें, और 14 लाइंस किस तरीके से लिखी जाती है, पहले 3 क्वाड्रेंट्स आते हैं, 3 क्वाड्रेंट्स होते 4 लाइनें, मतलब पहले ये 4 लाइनें आई, फिर 4 लाइनों के बारे में मैंने आपको बताया, फिर 4 लाइनों के बारे में बताया। जो फर्स्ट 4 लाइंस थी उसके अंदर यही बताया था कि प्यार वो नहीं है जो बदल जाए या जो झुक जाए। फिर नेक्स्ट मैंने ये बताया था कि ट्रू लव जो है पोल स्टार और लाइट हाउस की तरह है। फिर नेक्स्ट 4 में ये बताया कि जो वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता, ठीक है। 12 लाइन्स होगी, पर मैं कह रही हूँ कि 14 लाइन्स। लास्ट में आता है कपलेट। कपलेट को कहते हैं दोहा, मतलब 2 लाइन्स आएंगी, जैसे कि आपने देखा भी है, स्क्रीन पर शो भी हो रहा है आपको। जो स्टार्टिंग में 2 लाइंस क्या है, इफ दिस बी एरर एंड अपॉन मी प्रूव्ड आई नेवर रिट नॉर नो मैन एवर लव्ड, क्लियर। तो लास्ट 2 लाइंस को कपलेट कहा जाता है, दोहा कहा जाता है। ब्यूटीफुल पोएम है, काफी सुंदर पोएम है, लव की, ट्रू लव की जो है सुप्रीम पावर को यहाँ पर बार बार मेंशन किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इसकी राइमिंग स्कीम क्या है। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है, राइमिंग स्कीम। राइमिंग स्कीम सबसे पहले मैं यहाँ मेंशन करती हूँ, फिर मैं आप स्टूडेंट्स को समझाती हूँ। राइमिंग स्कीम इसकी है ए बी ए बी ए बी ए बी, 4 लाइनों की, जो पहले बताया, अभी मैंने मेंशन किया, 4 लाइन्स आती हैं। फिर आता है सी डी सी डी, ये नेक्स्ट 4 लाइन्स। फिर आता है ई एफ, उसके बाद ये अगली 4 लाइन्स। लास्ट में आता है जी जी, ये हो गया कपलेट का जी जी, ओके। अब आपको समझा भी देते हैं कि किस तरीके से। यहां मैं सर्कल करूंगी तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। फर्स्ट में मैंने बोला ए बी, ठीक है। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखना कैसे खत्म हो रहा है, माइंड्स, एस पे खत्म हो रहा है ये, और सेम साउंड किसकी आ रही है, फाइंड्स, ठीक है। तो इन दोनों को आप नाम क्या दोगे, ए, और इसको भी क्या आ जाएगा, ए, क्लियर। अब आगे आ रहा है लव रिमूव।
व दोनों में सेम सेम साउंड आई, तो इसको दो ब और इसको भी बी, तो साउंड क्या, राइमिंग स्कीम क्या बन गई, ए बी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आ रहा है, अब ना नेक्स्ट 4 लाइन यहां से स्टार्ट हुई थी, मार्क। मार्क के बाद सेम साउंड किस में आ रही है, सर्च करिए, यस, कहाँ आ रही है, बार्क। तो ए तो ले लिया, बी भी फिक्स हो गया, तो अब नेक्स्ट अल्फाबेट उठा लिया मैंने, तो सेम नाम सेम साउंड आ रही है, तो इसको भी दे दिया सी और इसको भी मैंने दे दिया सीना। ओके, अब अगला आ रहा है शेकन। शेकन जैसे सेम साउंड कहाँ आ रही है, सर्च करो, यस यस, टेकन। तो यहां पर क्या आएगा, डी, और इधर भी क्या आ जाएगा, डी। गॉट इट। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं, चीक्स, के एस पे फिनिश हो रहा है। अब सेम साउंड कहाँ है, वीक्स, वेरी गुड। तो क्या होगा, इसको ले लेंगे हम ई। 4 अल्फाबेट्स तो बुक हो चुके हैं, तो हम 5th वन अल्फाबेट लिया ई। अब आया इधर कम, कम, सेम साउंड कहाँ है, डूम, तो यहां पे क्या कर देंगे हम, एफ एफ। गॉट इट। एंड लास्ट वन कपलेट, तो सेम साउंड पर आ रहा है प्रूव्ड, लव्ड, तो इसको आप दे दीजिए जी जी। आई होप आपको ये राइमिंग स्कीम भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और साथ साथ जो मैंने यहाँ पर आपको बताया है ये भी आपको क्लियर हो गई होगी, दोनों की दोनों बातें आपको समझ में आ गई होंगी जो मैंने यहाँ पर भी मेंशन किया है। और इसके बाद अगर कोई क्वेरीज रहती है तो कोई बात नहीं, हम उसको भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, बाकी पोएम काफ़ी अच्छी है, इंटरेस्टिंग है और बहुत ईजी है, समझ में आ जाएंगी। अगर इसको आप ध्यान से करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।